नमस्कार, आज है 27 मार्च, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद। जेल में पुलिस की सुरक्षा सख्त, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया अतीक को। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का आदेश। 22 अप्रैल तक 12 तुगलक लेन वाला घर करना होगा खाली। संसद सदस्यता जाने के बाद छोड़ना होगा घर। राहुल की सदस्यता के मुद्दे पर नहीं चल पाई संसद। लोकसभा में स्पीकर की चेयर की ओर विपक्षी सांसदों ने फेंके कागज और काले कपड़े। घर की ईएमआई बनी बुढ़ापे की चिंता। बढ़ती ब्याज दरों से होम लोन चुकाने में 10 साल तक ज्यादा भरनी पड़ेगी ईएमआई। आज इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, जानेंगे होम लोन ईएमआई को मैनेज करने का मंत्र क्या। छोटे शहरों में बढ़ा ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड। महानगरों से 77% ज्यादा खरीदारी छोटे शहरों में। आईआईएम अहमदाबाद की ताजा स्टडी में हुए दिलचस्प खुलासे। और उतार चढ़ाव के बीच कारोबार में बाजार ने गंवाई बढ़त। निफ्टी की तेजी 41 पॉइंट पर सिमटी। सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर बंद। हेडलाइंस के बाद दिन भर क्या हुआ, जरा ये भी देख लेते हैं। तो आज पूरे दिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया है। संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने यह नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी दिल्ली स्थित 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर आज संसद में हंगामा होना स्वाभाविक ही था। यही हुआ भी। लोकसभा में स्पीकर की चेयर की ओर विपक्षी सांसदों ने कागज फेंके, काले कपड़े फेंके। इस तमाम हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। संसद में गांधी प्रतिमा के पास अदानी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की मांग नहीं मानी जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए और बोलते हुए नजर आए कि राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर 6 महीने के लिए विदेश घूमने नहीं जाते थे। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर देश के लिए श्रद्धा का विषय है। राउत ने कहा कि अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है, लेकिन वीर सावरकर उनके प्रेरणा स्रोत हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सावरकर को नीचा दिखाने से विपक्षी गठबंधन में दरारें पैदा होंगी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोहम्मद फैजल ने लोकसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के ओर से जो सजा दी गई है उस पर रोक के बावजूद उन्हें सांसद के रूप में बहाल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि फैजल को हत्या के प्रयास के केस में 10 साल की सजा मिली थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की आशंका है। खबरों के मुताबिक भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वो अमृतपाल को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति न दे। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। नेपाल के एक प्रमुख अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को इस बारे में चिट्ठी लिखी गई थी। अखबार ने पत्र की प्रति का हवाला देते हुए कहा कि अमृतपाल फिलहाल नेपाल में छिपा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। सरकार ने इस आरक्षण को खत्म करके इसे लिंगायत और वोकालिगा में बांट दिया है।
इस फैसले के साथ ही बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यू श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। अब वोक्का-लिग्गा समुदाय को मिलने वाला आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इसे लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। आज शिवमोगा में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर और ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। इस पथराव में कुछ पुलिस अधिकारियों के घायल होने की भी खबर है। देश में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 134 दिनों के देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 10,000 से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,805 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल 10,300 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों ने संक्रमण के चलते दम भी तोड़ा है। चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक लोगों की मौत हुई है। केरल में 2 मौतें दर्ज हुई हैं। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। महंगाई एक अजीब सा शब्द है। सुनने में सामान्य रूप से प्रचलित इस शब्द में ऐसा लगता है कि महंगाई वो है जो सीधे आपकी जेब पर वार करेगी। लेकिन कभी कभी महंगाई आपको सीधे नहीं बल्कि अपरोक्ष और लंबे समय के ज्यादा गहरे घाव देती है, आपको पता भी नहीं चलता। मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि महंगाई हमेशा से और हर जगह एक मौद्रिक घटना रही है। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से महंगाई अपना रास्ता खुद तय करती है, ये किसी के वश में नहीं। ये एक तरह से सरकार और शासन की भूमिका को नगण्य करने सरीखी परिभाषा थी। हालांकि बाद में फ्रीडमैन को सफाई देनी पड़ी कि वो दीर्घकालिक महंगाई की बात कर रहे थे। उनके अलावा कुछ वक्त पहले ही दिग्गज अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमैन ने महंगाई की फ्रीडमैन वाली थ्योरी यानी कि मात्र मौद्रिक घटना वाला जो उनका सिद्धांत था उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके उलट उन्होंने इसे हमेशा से एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विघटन से जुड़ी स्थिति बताया। यानी कि इसके लिए उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। अब आप कहेंगे कि हम महंगाई पर ये गूढ़ और डीप बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोशिश एक ही है कि आपको महंगाई की गहराई तक ले जाया जाए ताकि आप उसके दीर्घकालिक परिणामों में से वाकिफ हो पाएं। और इसका एक संदर्भ आपको होम लोन की बड़ी कीमतों से जोड़कर हम बताते हैं, जो आज की कवर स्टोरी का मुख्य बिंदु भी है। देखिए, स्थिति यह है कि आज होम लोन की महंगाई का दबाव आपके रिटायरमेंट की उम्र के बाद तक जा चुका है। यह कोई आजकल की स्थिति नहीं है कि आपको महंगाई से तुरंत या तो चोट पहुंचेगी या राहत मिलेगी। ये पोस्ट रिटायरमेंट एज तक जा रही है, यानी कि रीपेमेंट टेन्योर के रिटायरमेंट एज के पार जाने की स्थिति आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है और एक आम आदमी को इस दबाव को कम करने के लिए क्या करना होगा, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह समझिए कि यह दबाव कितना बड़ा है। देखिए, आरबीआई की ओर से महंगाई को काबू में करने के लिए आपने देखा होगा लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। अब इसने अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है। पिछले 10 महीनों में आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसका असर यह हुआ है कि होम लोन पर इसका अब असर दिख रहा है। जिन लोगों ने होम लोन अप्रैल 2022 में 6.5% पर लिया होगा, उन्हें अब 9% या इससे ज्यादा की दर पर चुकाना पड़ रहा है। यानी 1 साल पहले जो होम लोन काफी आकर्षक था, वो अब मजबूरी का ही सौदा बनकर रह गया है। इसे कुछ ग्राफिक्स के जरिए और आसानी से आपको समझा रहे हैं हम, आपके साथ साथ ग्राफिक्स भी चल रहे हैं और इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। मान लीजिए आप आज 50 लाख रुपए तक का कोई होम लोन लेने जाते हैं और आपको ब्याज का पुराना रेट यानी कि 6.5% ऑफर हो जाता है, तो आपको उसकी भरपाई के लिए हर महीने 43,555 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे और आपका लोन जो है वो 15 साल में निपट जाएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आपको रेट 9.5% का ऑफर हुआ, तो इसका मतलब यह है, जो हो भी रहा है, कि आपको वही हर महीने 43,555 रुपए की किस्त को अब 15 नहीं बल्कि 25 साल में चुकाना होगा। 10 साल की बढ़ोतरी का मतलब यह हुआ कि आपको ज्यादा लंबे वक्त तक काम करना होगा, कमाते रहते रहना होगा, किस्त चुकाते रहते रहना होगा और कई बार ये रिटायरमेंट की एज से भी आगे चला जाता है। यानी कि आप 60 साल की उम्र में अगर प्लान कर रहे थे कि मेरी ईएमआई वगैरह, होम लोन वगैरह सब निपट जाएगा, तो ऐसी स्थिति यहां से बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो फिक्स्ड
रेट्स पर जो लोन मिलता था अब वो नहीं मिलता, फ्लोटिंग दरों पर ही रेट मिलता है। और फ्लोटिंग दरें अगर इतनी तेज रही, महंगाई ऐसी ही रही, तो फिर आपका दीर्घकालिक लोन में जो आपकी ईएमआईज हैं और समय है वो बढ़ना तय है। अब ऐसी अवस्था में किया तो किया क्या जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है कि आप ये जो बढ़ी हुई रिटायरमेंट एज है लोन रीपेमेंट की, लोन रीपेमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका दबाव आप पर आए ना आए और आप उसके लिए कुछ विकल्प भी तय कर पाए? इसके लिए कुछ उपाय बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पंकज मटपाल साहब, जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा हमने समझाने की कोशिश करी कि एक आम आदमी के ऊपर अभी फ्लोटिंग दरों के हिसाब से होम लोन का असर कितना पड़ रहा है। कई लोगों को इसका एहसास होता है, कई लोगों को नहीं होता, क्योंकि एक परिणति सी समझ लेते हैं अपनी लोग, भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम भी सामने आते हैं और वो हम पर ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी या जिनका भविष्य हम सुरक्षित करना चाहते हैं उन पर भी कभी कभी आ जाता है। तो फिर क्या कोई उपाय है सर कि हम रिटायरमेंट कॉर्पस को अपने बढ़ा सकें या इसको मैनेज कर पाएं? इस दबाव को कैसे मैनेज करें सर? जी दीपक जी नमस्कार। आपने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया और यह स्वाभाविक है। अगर लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ आपके लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा। अब क्योंकि जो ईएमआई होती है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी सेम रहेगी चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो या फिर ज्यादा हो, जब तक कि आप उसे ना बढ़ाएं। तो होगा ये, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया है और ईएमआई सेम है, तो ऐसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट था जब आप ईएमआई पे करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो जो टोटल ईएमआई है उसमें ज्यादा पैसा आपका जा रहा है इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल कम रिपे हो रहा है, जिसकी वजह से आपका टेन्योर बढ़ जाता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ईएमआई को भी बढ़ा दें। हालांकि बैंक सामने से नहीं बोलते हैं, लेकिन आप अगर बोलेंगे तो बैंक बिल्कुल आपकी ईएमआई बढ़ा देंगे। तो हम इस बात की चर्चा तो करेंगे दीपक जी, बात बिल्कुल बताऊंगा कि क्या और करना चाहिए, कैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और कम होने की अगर गुंजाइश नहीं है तो आप अपनी ईएमआई बढ़ाएं समय के साथ, ताकि ये जो आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी बर्डन आपके ऊपर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय से पहले या जो ओरिजिनल आपका जो समय था, टेन्योर था, उसी वक्त पर आपका लोन रिपे हो, इसके लिए आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पर भी, कैसे कैसे। नहीं, बिल्कुल सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने तो ये जिज्ञासा को और बढ़ा दिया कि ब्याज दरों को भी कम किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि ईएमआई बढ़ाना, और आपने कहा कि सामान्यतः एक आम आदमी जो लोन धारक है वो इस पर ध्यान नहीं देता है। उसे लगता है कि उसकी 10 रुपये, मसलन अगर उसकी ईएमआई कट रही है, 10 रुपये उसके हर महीने 5 तारीख तक कट जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि दुनिया में कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है, तो इसमें क्यों बदलाव किया जाए, चलने दिया जाए, इसे बाद में देखा जाएगा। तो ईएमआई को बढ़ाना जो आप कह रहे हैं कि एक समझदारी भरा फैसला होगा, इसके लिए क्या करना होता है सर? बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने। वजह क्या है कि होम लोन 10 तो मिनिमम है ही है, लोग 10 साल, 15 साल, 20 और 25 साल तक का भी लोन लेते हैं। तो ऐसे में ये तो याद भी नहीं रहता कि अब मेरा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है जिसकी वजह से मुझे ईएमआई बढ़ानी चाहिए। तो अक्सर होता यही है कि बहुत देर बाद एहसास होता है कि मेरा टेन्योर बढ़ चुका है और ईएमआई सेम चलती है। ये तो सिर्फ ये है कि जागरूकता रहेगी तो ही जो बोरोवर है, जो कस्टमर है, वो अपना लोन की ईएमआई बढ़ाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये बात समझ जाती है कि मुझे बढ़ाना चाहिए और समझ में आ जाती है, तो बिल्कुल आप बैंक को अप्रोच करें। आप बैंक को बोलें कि मुझे अपनी ईएमआई बढ़ानी है और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि साल दर साल अपनी इनकम बढ़ती है, तो उस हिसाब से यदि आप शुरू में ही तय कर लें कि मैं हर साल डिसाइड करता हूं कि 5% से या 10% से अपनी ईएमआई बढ़ाता रहूंगा, तो आप चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं बढ़े तो भी आप हर साल बढ़ाते रहिए, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़े तो आप जितना आपने ओरिजिनल टाइम डिसाइड किया था उससे पहले ही आपका लोन रीपे हो जाए। या फिर साल में एक एक्स्ट्रा किस्त, जितनी किस्त चल रही उतनी भर दें, या जब बोनस इंसेंटिव कुछ मिले तब डिसाइड कर लें कि उतना परसेंट मुझे उसमें भरना है। तो ऐसे मतलब जो रेगुलर ईएमआई है उसके मुकाबले थोड़ा और भरेंगे
तो आप ना लोन जो है वो टाइम से पहले या कम से कम इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए तो समय पर पूरा कर पाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा मंत्र दिया आपने कि महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। जैसे ही आपको लगे कि आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा है या आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, तो आप अपनी ईएमआई को या तो बढ़ा दीजिए या एक्स्ट्रा ईएमआई एडवांस में पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बोझ है वो लगातार कम होता रहेगा और संभवतः जो आपके टारगेट ईयर्स हैं उससे पहले ही आपका लोन पूरा हो जाए, या फिर बीच में अगर माना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शायद उसका दबाव जो है वो यहां पर बैलेंस भी हो सकता है। तो ये बड़ा शानदार मंत्र दिया पंकज जी ने। अब पंकज जी वही बताइए जो सबसे बड़ी जिज्ञासा आपने जगाई है, क्या मैं अपने बैंक से बात करके अपनी ब्याज दरें कम कर सकता हूं सर? बिल्कुल स्कोप बिल्कुल है। देखिए होगा या नहीं होगा कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन स्कोप है। वो क्यों है मैं थोड़ी और बात आपको क्लियर करता हूं कि जब हम अगर बात करें अप्रैल 2022 की, जब रेपो रेट 4% का था, उस वक्त अगर आपको 6.5% पर लोन मिल रहा था तो जो 2.5% का यहां पर जो डिफरेंस था वो बैंक का मार्जिन था, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो वो मार्जिन था जो बैंक का अपना एक प्रॉफिट है, जो भी उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो भी कहिए उसको, एक मार्जिन बीच में रखा हुआ है। तो जब वो 4% का रेपो बढ़कर 6.5% हो गया और जो 2.5% का हम बात कर रहे हैं कि उसमें मार्जिन है, तो ऑटोमेटिकली 6.5% का जब रेपो होगा तो लोन आपको 8% पे हो जाएगा। तो ये जो मार्जिन है ये तय करता है कि आपको किस रेट पर मिलेगा। अच्छा, ये जो 8.5% है या उस वक्त 6.5% था, ये मिनिमम होता है। अब आपका सिबिल स्कोर, आपका व्यवसाय, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री, ये बहुत बातें निर्भर करती हैं। आपका सिबिल स्कोर, इन बातों के आधार पर डिसाइड होता है कि आपके लिए मार्जिन कितना रखना है। जो रेपो रेट है वो सबके लिए सेम है, लेकिन जो मार्जिन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक और एक बैंक से दूसरे बैंक में थोड़ा डिफर करता है। और यही चीज है जिसकी वजह से आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए कि जब आपने लोन लिया उस वक्त की स्थिति के हिसाब से एक डिसाइड किया बैंक ने कि आपको 3% का मार्जिन वहां पे रखना है, तो मान लीजिए 4% का रेपो था, आपको 7% पे दिया हुआ था। अब इस वक्त क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ गए हैं और आप अगर पुराने ग्राहक हैं, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो आप बैंक से नेगोशिएट कीजिए। और नेगोशिएट करने से पहले एक बात और बता दूं, ये बात काफी लोग नहीं जानते हैं कि बैंक आपको ऑफर देते हैं, सामने से भी कहते नहीं है, बट यदि आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें या अपने ऐप, अगर उस बैंक का ऐप है तो उसमें कन्वर्जन का ऑफर आपके पास अवेलेबल होता है कई बार। तो उसको आप एक बार चेक कर लें कि अगर आपको ऑफर दिया हुआ है तो क्या रेट ऑफर कर रहे हैं, और उसके लिए एक मामूली फीस बैंक आपसे चार्ज करते हैं 2,000-5,000 रुपए के आसपास। अगर वो ऑफर नहीं है तो आप सामने से बात करें, बैंक से नेगोशिएट करें कि मेरा ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट है इसे कम करें। कम करेंगे तो रेपो तो क्योंकि आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है, या आपका चाहे वो बैंक का एमसीएलआर हो या फिर आरपीएलआर, मतलब ये थोड़े टर्म्स होते हैं जिन बेसिस पर बैंक्स एक बेस तय करते हैं, बट उसके ऊपर जो मार्जिन है उसमें आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर शुरुआत में 3% का मार्जिन रखा हुआ था और अभी 2% कर दें तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। और जब आरबीआई दर बढ़ाएगी भी तो आप पर असर थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि आपका मार्जिन कम हो चुका है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका बैंक ऐसा नहीं करता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यह है, बैंक को कहिए कि दूसरा बैंक मुझे सस्ते में दे रहा है, रेट कम कर रहा है, आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे बैंक से ये करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दूसरे बैंक में जाएंगे तो थोड़े दूसरे खर्चे भी है, जिस पर अगर दीपक जी आप परमिशन देंगे तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन ये आपने एक और बड़ा शानदार मंत्र दे दिया, और ये मंत्र तो बहुत ही कारगर है। इसमें सिर्फ आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है, जैसा पंकज जी ने बताया। मोल भाव भी आप कर सकते हैं, और मोल भाव आपका बतौर उपभोक्ता एक बुनियादी अधिकार है। तो मोल भाव के अधिकार से कभी बचिए मत, इसको कभी जाने मत दीजिए जाया। एक उपभोक्ता होने का ज़रा फर्ज तो निभाइए, लेकिन उसकी सहूलियतों को भी इंजॉय कीजिए कभी कभी। तो उसमें से एक सहूलियत यही है कि बैंक से बात कीजिए, उनसे मोल भाव कीजिए, और जो सूत्र बताया है, जो रास्ता बताया है पंकज जी ने, आज के वीडियो को संभाल लीजिए। अपने जो बैंक के जो एजेंट्स हैं उनको दिखा दीजिए कि देखिए पंकज जी ने सलाह दी है, क्या मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, और अगर आ रहा हूँ तो फटाफट से मुझे दे दीजिए ब्याज में डिस्काउंट। अब है सर आखिरी सवाल मेरा आपसे। हमने मोटा मोटा सिद्धांत जो सुना था सर,
वो टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है आपका, उस समय का जो आपका एनुअल एक्सपेंस है उसका 25 गुना आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, ये कहा जाता है अगर आप सुरक्षित रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तो लग रहा है कि बड़ी जल्दी से तेजी से वो उस कॉर्पस का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो क्या उस रिटायरमेंट कॉर्पस को हम किसी रूप में बढ़ा सकते हैं सर? बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना चाहिए, और ताकि आपके ऊपर ईएमआई का बोझ कम हो, आपका ये जो दूसरा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ, उस पर कहीं भी चोट ना पहुंचे। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे एक मैंने कहा कि अपनी ईएमआई को हर साल बढ़ाते जाएं, वैसा आप कर सकते हैं, या फिर आप साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करेंगे तो जल्दी होगा। बट उसके अलावा एक तरीका और भी है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि यदि आप अपनी जो ईएमआई है उसका 10% आप एक एसआईपी स्टार्ट कर दें, और हम सिंपल इंडेक्स फंड की बात करें अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स की, तो भी यहां पर यदि आप 10% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, एसआईपी पर, तो होगा ये कि जितने समय तक आप 20 साल तक मान लीजिए कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और 20 साल की आप एसआईपी कर रहे हैं सिर्फ ईएमआई के 10% की, तो इतना आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, कि टोटल जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो आपका इसमें से निकल जाएगा। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये इससे होगा ये कि ओल्ड एज में जो बात कर रहे थे कि पैसा बचे और वहां पे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर लोन का बोझ नहीं पड़ रहा है तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा, रिटायरमेंट कॉर्पस ज्यादा होगा, वो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज बताई कि एक तरफ आपको सैद्धांतिक रूप से आपका इंटरेस्ट जीरो हो गया, पहला। दूसरा, आपके पास कॉर्पस में ज्यादा पैसा आ गया तो ज्यादा सुरक्षित आपका बुढ़ापा हो सकता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। खासतौर से जो पेंशन में जो जिस तरह के चेंजेस हुए हैं, उन हम रिजीम्स में नहीं जाना चाहेंगे, उस पर क्या बहस चल रही है, लेकिन एक तरह से पेंशन को लेकर कई चिंताएं जो रही हैं, तो वो इस रूप में भी आप उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे मंत्र दिए, बड़े अच्छे सूत्र दिए आपने पंकज जी, इसीलिए आप इतने सालों से जो है बड़े प्रसिद्ध हैं आम लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, धन्यवाद आपका। एक जमाना था जब ऑनलाइन शॉपिंग बड़े शहरों में रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल का प्रतीक थी। गांव और शहर के बीच का भेद ही यही होता था कि गांव के मुकाबले शहरों में लोग घर बैठे बैठे शॉपिंग किया करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में छोटे शहर बड़े शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं, टक्कर नहीं दे रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। जी हाँ, यूं तो इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं कि छोटे शहरों में ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, वहाँ पर डिमांड अच्छी बन रही है। लेकिन ये इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये ज़्यादातर त्योहारों के आसपास आती थी, या कोई बड़ा फेस्टिवल या सेल जो है अनाउंस अगर किया गया है तभी आती थी। लेकिन अब IIM अहमदाबाद ने एक ताज़ा स्टडी की है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। इसमें यह तस्दीक हो रही है कि छोटे शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। IIM अहमदाबाद की डिजिटल रिटेल प्लेटफॉर्म्स एंड कंज्यूमर इमोशंस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है। ये रिपोर्ट बताती है कि छोटे शहर ऑनलाइन शॉपिंग की लहर देख रहे हैं। सर्वे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। मसलन टीयर 1 की तुलना में, यानी कि बड़े शहरों की तुलना में, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 शहरों में लोगों की स्पेंडिंग 77% बढ़ी है, खर्च उनका बढ़ा है। यही नहीं, पता यह भी चला है कि पुरुष उपभोक्ताओं ने पिछले ऑनलाइन शॉपिंग लेन देन में, ऑनलाइन जो शॉपिंग हुई है उसमें महिला उपभोक्ताओं की तुलना में 36% ज्यादा पैसा खर्च किया। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो छोटे शहर हैं उनमें पुरुष आगे हैं। अब यह जानना भी दिलचस्प है कि छोटे शहरों के लोग कहां और किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं। तो रिपोर्ट बताती है कि महिला उपभोक्ताओं ने कपड़ों, फैशन उत्पादों की खरीदारी की, जबकि पुरुष जो हैं वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तरफ। वहीं महिला उपभोक्ता जो हैं वो पुरुषों की तुलना में ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादा संतुष्ट हैं। इसमें जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी का जो समय है और जो एक्सचेंज का जो मॉडल है, वापसी की जो नीतियां हैं, उसको लेकर वो ज्यादा एक्साइटेड दिख रही हैं। जबकि पुरुष उपभोक्ताओं ने बेहतर क्वालिटी और EMI का जो विकल्प उनको दिया गया है, और ऑनलाइन जो सिफारिश
जो वो हैं, तो उनको उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है, उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। तो क्या कहती है शॉपिंग को लेकर IIM अहमदाबाद की ये स्टडी, और ये कौन सी कहानी बयां कर रही है हमारी टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों के बारे में? इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वानंद देवधर साहब जुड़ चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में IIM अहमदाबाद में। स्वानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। कुछ मोटा मोटा हाइलाइट्स, यस सर, कुछ मोटी मोटी हाइलाइट्स तो हमने बताई, लेकिन आंकड़े एक होते हैं और दूसरी तरफ आत्मा होती है। तो ये आत्मा क्या है इस रिपोर्ट की, ये बड़ी पिक्चर क्या बता रही है सर छोटे शहरों के बारे में? तो इसमें कई सारी बातें हैं, बट अगर आपने, क्योंकि आपने एक आत्मा की बात की है कि इस रिपोर्ट का सारांश क्या है, तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ई कॉमर्स का जो फ्यूचर है अपने देश में, वो अब ज्यादातर जो है छोटे शहरों की तरफ बढ़ने लगा है। क्योंकि हमने रिपोर्ट में देखा है कि टियर 1 सिटीज जो है, जो बड़े शहर हैं, उसमें हम काफी अब सैचुरेशन की तरफ शायद जा रहे हैं। इसलिए ई कॉमर्स कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए, देश में आगे अपने पैर फैलाने के लिए छोटे शहरों की तरफ और रूरल इंडिया की तरफ बढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे एस्पिरेशन है, वहां पे बड़ा मार्केट है। तो ये एक हमारा बड़ा कंक्लूजन जिसे आप कह सकते हैं इस रिपोर्ट में। एब्सोल्युटली, और ये अच्छा कंक्लूजन है, आपका ऑब्जर्वेशन काफी पॉजिटिव है जहां तक ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए दायरे की बात है। लेकिन सर, क्या ये पता चल पाया कि अभी हमने देखा कि महिलाएं जो है वो किस कैटेगरी में शॉपिंग कर रही हैं ज़्यादा, पुरुष जो है वो किस कैटेगरी में शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बताता है कि कंज्यूमर जो सेंटिमेंट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह का है, किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए? क्योंकि खास तौर से आप लोग भी जिन चीज़ की ट्रेनिंग्स देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, वो यही है कि एक मार्केट रिसर्च भी चीज़ होती है जिसमें पता चलता है कि किस मार्केट में, किस एरिया में, किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा स्कोप है। तो क्या ये बता पा रहा है कि किस प्रोडक्ट के लिए या किस रेंज ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमारे छोटे शहरों में मार्केट पनप रहा है सर, डिमांड के हिसाब से? तो अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से देखें तो इस रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि जैसा आपने कहा, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इन सब के लिए काफी बड़ा मार्केट है सेकेंड टियर सिटीज में। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखें तो उसमें वो बड़ा क्लियरली निकल के आता है कि टियर 2 सिटीज और उससे छोटे शहर, गाँव में इन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हमारे जो रिपोर्ट की तीन सबसे ज्यादा खरीदे गए प्रोडक्ट पिछले ट्रांजैक्शन में जो कंज्यूमर्स ने बताए हैं, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में आते हैं। आपका फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका जो यूटिलिटी पेमेंट्स जो आप करते हैं, गैस बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन 3 मार्केट्स पे ही ज्यादा भर इस रिपोर्ट में हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर ई कॉमर्स इन स्मॉलर सिटीज ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ये रिपोर्ट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त क्योंकि हमें एक परचेस पावर या स्पेंडिंग स्ट्रेंथ पता चल पाए रूरल एरियाज़ की, और जिस पे मुझे लगता है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्थाओं का एक आगे का जो आउटलुक होता है वो बड़ा डिपेंड करता है इस पिलर पर। तो हम क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कुछ मोटा मोटा कोई अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस वक्त छोटे शहरों में परचेज पावर किस तरह की है, पर कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है, घटी है, उनकी क्षमता किस तरह की है सर? नहीं, देखिए, परचेस पावर की तो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट का एम्फोसिस हमारा इस पे था कि आपने जो पिछला ट्रांजैक्शन किया है ऑनलाइन में, उसमें आपका क्या अनुभव रहा, उसमें आपने क्या खरीदा, आपने कहाँ से खरीदा, और उन सब बातों में। तो हम परचेस पावर एक बहुत बड़ा नोशन हो गया, तो वो इस रिपोर्ट में तो हम शायद वो ना बता पाए। पर जरूर हम ये बता सकते हैं, जैसा कि आपने कहा और इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स में दिख रहा है कि जो टियर 2 और उससे छोटे शहर और रूरल एरियाज हैं, वो ना कि सिर्फ टियर 1 को टक्कर दे रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एक्सेट्रा वो शायद आगे बढ़ चुके हैं। तो शायद परचेस पावर के बारे में मैं ज्यादा शायद इस पे ना कह पाऊं, बट इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन डेफिनेटली वहां पे अपटेक हमें क्लियरली दिखता है इससे। सर, क्या क्या आपकी इस सर्वे में कहीं कोई कंपैरिजन था ऑफलाइन शॉपिंग से, कि ऑफलाइन के मुकाबले अब वो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर आ रहे हैं? तो क्या जितना वो ऑफलाइन में खरीदारी कर रहे थे, क्या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं जो वो ऑफलाइन में लिया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपने देखा कि मतलब जो रिपोर्ट में हमने प्लेटफॉर्म्स कवर किए हैं, वो हर तरह के प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म से कवर हुए हैं तो ऑफलाइन कुछ हो रहा है और ऑनलाइन कुछ और हो रहा है।
ये तो शायद कहना सही नहीं होगा। जी। लेकिन जहां तक हमने देखा है कि ऑनलाइन की तरफ अ, काफी ट्रेंड है, और वो प्रोडक्ट कैटेगरीज अगर हम देखें जो रिपोर्ट में उभर के आई है, वो काफी सारी है, इंक्लूडिंग योर ग्रोसरीज, जो हमारी डेली परचेज की चीजें होती हैं वो सब भी, जैसे बच्चों की प्रोडक्ट्स होते हैं सब में। तो ऐसा मेरे ख्याल से ऑनलाइन में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन में ज्यादा मतलब ऑनलाइन की तरफ उनका परचेसिंग दिख रहा है। ठीक। तो ऐसा कोई क्लियर डिमार्केशन उसमें नहीं है कि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ ऑनलाइन खरीदी जा रही है और कुछ चीजें सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदी जा रही है। ऑनलाइन में भी हम पूरा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो खरीदे जा नहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगेन फिर वो वहां पर वही क्योंकि मैं थोड़ा सा दिलचस्पी उसमें ज़्यादा ले रहा था कि क्या लोगों की परचेज पावर का कुछ हम आकलन कर पाए, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो बड़ा वृहद टर्मिनोलॉजी है, उसको कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना शायद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक डायरेक्शन हमको ज़रूर पता चल रहा है इस रिपोर्ट से कि ट्रेंड इस वक्त किस तरह का है। शॉपिंग जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, जो रिपोर्ट में लिखा भी गया इमोशन जो है वो कंज्यूमर का क्या है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह के आप देख रहे हैं? बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, यही वाले हैं या जो कुछ लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी उभरते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, तो उसके प्रति भी रुझान है या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सर छोटे शहरों में? नहीं, तो जैसे हमने कवरेज देखा है तो देखिए किस प्लेटफॉर्म का यूज होता है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ पे अपनी सर्विसेज पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है। उससे भी काफी कुछ डिटरमाइन होता है कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ यूज होगा या कहाँ नहीं यूज होगा। पर जहां तक हमारी रिपोर्ट का सवाल है तो हमने पूरा कवरेज लिया है, जो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम अपने लिए, उसके साथ जो नए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं काफी सारे जो अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनका भी हमने कवरेज दिया, और वो सारा हम देख पा रहे हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में भी ट्रांजैक्शंस होती हुई हमें नजर आ रही है अच्छा। अक्रॉस कंट्री। ये अच्छा। नहीं सिर्फ टीयर वन में, अक्रॉस ठीक। कंट्री हमें प्लेटफॉर्म में ट्रांजैक्शंस। ठीक। अच्छा स्वानंद जी, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा मेरे मन में है, अगर वो आप लोगों ने ऑब्जर्व की हो, ज्यादातर लोग क्या देखते हैं छोटे शहरों में? वो लोग क्या दाम देखते हैं या डिस्काउंट ज्यादा देखते हैं? उनका आकर्षण किस चीज को लेकर है? तो एक्चुअली डिस्काउंट की जहां तक आपने बात की, तो डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो हमने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर्स उसको बहुत प्रिफर कर रहे हैं। हमारे रिपोर्ट में हमने ये हाईलाइट भी किया है कि जो डिस्काउंट, कूपन्स, ऑफर्स, इस तरह के चीजों के प्रति लोगों का काफी रुझान रहा है। हमने उसको टीयर वाइज अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली हमारी रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन ये भी है कि एज अ प्लेटफॉर्म जब आप कंज्यूमर्स को रीच आउट करते हो तो डिस्काउंट, कूपन्स एंड बेनिफिट्स, ऑफर्स, इस सबका रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसका भी इस्तेमाल एज अ प्लेटफॉर्म जब आप कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, जी। ये भी एक हमारे रिपोर्ट में टेक है। तो और अक्रॉस द बोर्ड इन चीजों के प्रति हमने काफी रुझान देखा। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए, समय नहीं है, लेकिन हाईलाइट हम जरूर कर दें, इसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का भी बड़ा अच्छे से जिक्र किया गया है। जो बड़े शहर हैं वहां पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पुराना प्रचलन है ऑनलाइन शॉपिंग का, और वहां पर लोग सीख भी रहे हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो। लेकिन छोटे शहरों में अभी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन उतना नहीं है, वहां पर शिकायत है। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उन पर जिम्मेदारी डालती है कि वो ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवरी दें, ज्यादा अच्छे तरीके से सर्विसेज दें, ताकि ये जो उनका बढ़ता हुआ दायरा है इसमें कंज्यूमर का सेंटिमेंट और पॉजिटिव तरीके से जुड़ पाए, और कंज्यूमर और प्लेटफॉर्म दोनों का जो संबंध है वो और मजबूत हो, प्रगाढ़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वानंद जी, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने दी है, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना अकाउंट को फ्रॉड घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट के पूरे फैसले पर विस्तार से बात करते हैं हमारी संवाददाता एकता सूरी से। एकता, सुप्रीम कोर्ट ने लोन डिफॉल्ट मामले में कंज्यूमर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने क्या कहा? कंज्यूमर यानी कि जो लोन ले रहा है, और अक्सर ये वाले जो केसेस आते हैं ये बड़े लोन धारकों के मामले में आते हैं,
लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है कोर्ट की? जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि कंज्यूमर के पक्ष में एक फैसला सुनाया है। बैंकों को बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करने से पहले एक बार आप जिसका अकाउंट फ्रॉड घोषित कर रहे हैं उसका पक्ष सुनना जरूरी है, क्योंकि अपराधी को अपराधी घोषित करने से पहले आप उसकी पहले पूरी एक तरह से बात तो सुन लीजिए। ये दरअसल आरबीआई ने साल 2016 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें बैंक्स को परमिशन दी थी कि वो विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट्स जो है उनको वो फ्रॉड घोषित कर सके। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिसको फ्रॉड घोषित कर रहे हैं पहले उसका पक्ष तो सुन लीजिए, क्योंकि आपने फ्रॉड घोषित किया तो उसके बिजनेस पर असर पड़ सकता है, सोसाइटी में उसकी इमेज पर असर पड़ सकता है, सिविल स्कोर पर असर पड़ सकता है। इसलिए जो वो कहना चाहता है पहले वो तो सुन लीजिए। ये मामला दरअसल साल 2020 का है। तेलंगाना में राजेश अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया, ये कहते हुए कि उनके अकाउंट को अगर आप फ्रॉड घोषित कर रहे हैं तो पहले वो जो कहना चाहते हैं वो जरूर सुन लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हाई कोर्ट के इसी फैसले को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का ही फैसला बरकरार रखा, ये कहते हुए कि आरबीआई ने भले ही सर्कुलर निकाला था लेकिन जो सैद्धांतिक तौर पर भी आप किसी को कैसे अपराधी घोषित कर सकते हैं बिना उसका पक्ष सुने। तो इसीलिए ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स के केस में उनके पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है कि आप ऐसे ही फ्रॉड उनके मत घोषित कर दीजिए किसी भी अकाउंट होल्डर के अकाउंट को। आप उनकी इमेज खराब कर रहे हैं, पहले आप उनको एक मौका तो दे दीजिए अपनी बात कहने का। इसलिए ये जो फैसला है ये बैंकों के लिए एक बड़ा झटका है दीपक। बिल्कुल, बैंकों के लिए बड़ा झटका और एक कंज्यूमर के पक्ष में फिलहाल ये कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन जाती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया एकता सूरी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सरकार ने फाइनेंस बिल में टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए। खासतौर से नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पेयर्स को थोड़ी और राहत दी गई। वहीं डेट म्यूचुअल फंड पर 1 अप्रैल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में करीब 25% की बढ़ोतरी कर दी है। क्या है इसका मतलब, क्या मायने हैं इसके, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार नई टैक्स व्यवस्था को प्रचलित करने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले तो बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख किया गया और अब फाइनेंस बिल में नए टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। नए नियम के तहत अगर किसी की आय 7,55,000 रुपए है तो इसमें से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर कम हो जाएंगे। अब रकम बची 7,05,000 रुपए। नए टैक्स रिजीम के मुताबिक आपको इस रकम पर 25,500 रुपए टैक्स देने पड़ते, लेकिन सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के नियमों में बदलाव किया है और इसे अपनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की बढ़ी हुई रकम टैक्स वाली रकम से कम है तो केवल बढ़ी हुई रकम ही टैक्स के तौर पर करदाता को चुकानी होगी, यानी करदाता को केवल 5,000 रुपए ही टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे। ये व्यवस्था उस दायरे तक लागू रहेगी जब तक 7 लाख रुपए से ऊपर की बढ़ी हुई रकम टैक्सेबल अमाउंट से ज्यादा न हो जाए। जाहिर है सरकार के इस कदम से नई टैक्स रिजीम को अपनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर नियमों में हुए बदलाव पर बात करते हैं। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी पर टैक्स में मिल रही छूट को हटा दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी अब टोटल इनकम में शामिल हो जाएगी और जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस हिसाब से टैक्स भरना होगा। इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्टमेंट करने वाला लाभ नहीं मिलेगा। नए नियम इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, यानी नए नियमों के बाद डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फाइनेंस बिल में तीसरा बड़ा बदलाव सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को लेकर किया गया है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड पर एसटीटी में करीब 25% की बढ़ोतरी कर दी है। नए नियम के तहत ऑप्शंस में 1 करोड़ तक के टर्नओवर पर एसटीटी के रूप में अब 6,250 रुपए देने होंगे। पहले यह रकम 5,000 रुपए थी। एसटीटी बढ़ने के बाद अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड महंगा हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पर 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 1,000 रुपए के टैक्स को बढ़ाकर अब 1,250 रुपए कर दिया गया है। एसटीटी केंद्र सरकार की ओर से लिया जाने वाला एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही है, जिसे इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसी सिक्योरिटी की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। फिलहाल सरकार ने एक तरफ जहां नौकरी पेशा करने वालों को प्रोत्साहन दिया है तो वहीं निवेशकों पर टैक्स की देनदारी बढ़ाकर सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने का संकेत दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से 100 अंक से ज्यादा फिसला। आखिर में निफ्टी की तेजी 40 अंकों पर सिमट गई। सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 57,650 के पार बंद हुआ। बैंक शेयरों में आखिरी घंटों में खूब मुनाफा वसूली हुई। हालांकि मुनाफा वसूली के बावजूद बैंक निफ्टी 36 अंक चढ़कर 39,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मार्केट का पूरा एक्शन नुपुर बता रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ सोमवार का दिन रहा। बाजार में एक पॉइंट पे एक अच्छी रिकवरी दिखी थी। बाजार में 17,090 के पार दिखा था निफ्टी एक पॉइंट पे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम 17,000 का लेवल तोड़ता हुआ बंद होता हुआ आज के दिन नजर आया। निफ्टी बैंक्स की तरफ से थोड़ा कम सपोर्ट था आज के दिन। थोड़ा सपोर्ट दिखा था फार्मा और एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे बहुत बढ़िया रिकवरी नजर आ रही थी और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट बाजार को मिला था। लेकिन थोड़ी बिकवाली रही रियल्टी स्टॉक्स में और बैंक्स में भी इतना कुछ खास आज सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते आज एक काफ़ी वॉलेटाइल दिन नजर आया था सोमवार के दिन। गेनर्स की लिस्ट पुल करती हूँ आपके लिए। हिंडाल्को, ओएनजीसी, ग्रासिम और एसबीआई के कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे 1 से 1.5% की बढ़त आज की ट्रेडिंग सेशन में नजर आई। लूजर्स की लिस्ट देखें तो एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, एमएनएम की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद बजाज फाइनेंस में आज थोड़ी मुनाफा वसूली आज के दिन नजर आई। स्टॉक्स इन फोकस, आईएक्सएक्स बड़ी गिरावट एक्चुअली स्टॉक में आज नजर आई थी। करीबन 6.5% उठकर ये स्टॉक बंद होता देखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर में भी देखें तो 3 से 4% का कट आज के दिन आपको नजर आएगा। कोविड के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते आज डायग्नोस्टिक में काफ़ी बड़ा बूस्ट है। विजय डायग्नोस्टिक की बात करें तो 15% का बड़ा उछाल इस स्टॉक में आज के दिन दिखा। बायोकॉन 4.5% ऊपर बंद हुआ। मिंडा की बात करें तो 3.5%, पॉली मेडिक्योर की भी बात करें तो 3% का उछाल आज के दिन यहाँ पर नजर आया। लूजर्स की लिस्ट सबसे ऊपर आपको दिखेगा आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी जहाँ पे 8.5% की गिरावट नजर आई थी। जो डेट म्यूचुअल फंड में बदलाव हुए हैं टैक्सेशन को लेकर, उसके चलते आज स्टॉक में दबाव था। ट्राइडेंट में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते 7% का कट यहाँ भी नजर आया। हिकाल और आती ड्रग्स की भी बात करें तो 6 से 7% का कट आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑल इन ऑल एक काफ़ी बड़ा काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन आज के दिन दिखा। काफ़ी उतार चढ़ाव था आज के कारोबार के दिन और निफ्टी 17,000 के थोड़ा सा नीचे रुककर आज बंद होता हुआ नजर आया। शुक्रिया नुपुर इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। अतीक को लेकर पुलिस रविवार को सड़क मार्ग से रवाना हुई थी। इस दौरान गुजरात से यूपी तक कई जगह अतीक का काफिला रुका भी। कल अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अतीक को जेल में शिफ्ट करते ही नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक माफिया, 45 पुलिस कर्मियों की टीम, 4 राज्यों का सफर। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल तक अतीक अहमद की यात्रा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ी। गुजरात से कड़ी सुरक्षा के बीच रात करीब 8:15 पर अतीक अहमद का काफिला राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ। यहां से आगे बढ़ते हुए रात करीब 10:15 पर पुलिस की टीम अतीक को लेकर उदयपुर पहुंची और यहां एक पेट्रोल पंप पर रुके। अतीक अहमद का काफिला रात भर चलता रहा और सुबह करीब 3:15 पर राजस्थान के कोटा में एंट्री हुई। कोटा से निकलकर अतीक का काफिला मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ और शिवपुरी से होते हुए उस काफिले को झांसी में जाना था। ये काफिला शिवपुरी के रामनगर टोल प्लाजा से गुजरा। इसी दौरान अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच वैन से उतारा गया तो वो अपनी मूंछों पर ताव देता नजर आया। कुछ देर रुकने के बाद काफिला आगे बढ़ा और शिवपुरी में ही अतीक की धड़कनें उस वक्त बढ़ गईं जब उसकी गाड़ी से गाय टकरा गई। इस टक्कर के बाद गाड़ी पलटते पलटते बची। शिवपुरी से आगे बढ़ते हुए करीब 8:45 पर अतीक अहमद को ला रहा काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ। झांसी में एंट्री के साथ ही गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती रहीं। इसी दौरान अतीक ने अधिकारियों को अपनी तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाकर अतीक लाइन में सुरक्षा वजहों से अतीक की वैन को भी बदला गया और करीब 10:10 पर काफिला झांसी से रवाना हुआ। झांसी से निकलने के बाद दोपहर 12:10 तक एक बार फिर इस काफिले पर ब्रेक लगा, जब कानपुर हाईवे पर रिफिलिंग के लिए काफिले की गाड़ियों को रोका गया।
हालांकि यहां अतीक अपनी वैन से बाहर नहीं निकला। दोपहर करीब 3:20 पर अतीक अहमद का काफिला चित्रकूट में रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 10 मिनट तक रुका रहा। चित्रकूट से अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंचा और अब रात भर कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया नैनी सेंट्रल जेल में रहेगा। कल कोर्ट में उसकी पेशी होगी और उमेश पाल के अपहरण के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। विशाल रघुवंशी के साथ मौलिक धामेचा, जी मीडिया। कोरोना के मामले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना फिर अपने पैर पसारते नजर आ रहा है। हाल के दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सचेत किया। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। दूसरी तरफ मुंबई में कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे रहा है। रोजाना 100 के पार मामले देखने को मिल रहे हैं। बीते 48 घंटे में यहां 228 नए मरीजों की पहचान हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिन में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मुंबई के अस्पताल अपनी तैयारी में पीछे नहीं है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर मुंबई के अस्पताल तैयार हैं, जिनमें कोरोना के लिए अलग से दवाओं, बेड, आईसीयू बेड समेत अन्य सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिसके लिए मुंबई के प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों में काम शुरू हो गया है। लीलावती अस्पताल में 15 बेड का ट्राइएज और कोरोना के लिए आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है। बॉम्बे हॉस्पिटल में 10 बेड और कई अहम तैयारियां की गई हैं। हीरानंदानी अस्पताल में रोजाना 1 से 2 कोरोना के मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिनमें कोई गंभीर रूप से परेशान मरीज नहीं है। अन्य अस्पताल अपनी क्षमता के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बेड का अरेंजमेंट किया है। हमने बॉम्बे हॉस्पिटल, हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में 10 बेड ऑलरेडी कोविड के लिए अलग से सेपरेट एक वार्ड बना के रखा हुआ है। इसी तरह से मुंबई के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमने हिदायत दिया है कि हर हॉस्पिटल कम से कम 8 से 10 बेड अपने हॉस्पिटल में रखे। देश भर में त्योहारी सीजन चल रहा है। नवरात्रि और रमजान को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही समय से अपना वैक्सीनेशन डोज पूरा करने की अपील की गई है। सौरभ पांडे, जी मीडिया, मुंबई। अब बात कुछ इंटरनेशनल खबरों की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। गैलेंट ने एक दिन पहले जुडिशियल सिस्टम में होने वाले कुछ बदलाव को लेकर दखल देने की कोशिश की थी। रक्षा मंत्री ने कहा था कि फिलहाल इसे टाला जा सकता है क्योंकि इससे देश में असंतोष फैल सकता है। बर्खास्तगी की खबर फैलते ही हजारों प्रदर्शनकारी इजरायली झंडा लहराते हुए तेल अवीव और यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय इजरायली मुख्य राजमार्ग को जाम कर दिया। घंटों तक जाम के हालात बने रहे। वहीं यरूशलेम में नेतन्याहू के निवास के बाहर भी भीड़ जमा हो गई। इजराइल में नए कानून के खिलाफ 2 महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल की न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन करने के प्रस्ताव के बाद से असंतोष देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नया कानून बेंजामिन को बचाने के लिए पारित किया गया है। अमेरिका के मिसिसिपी में विनाशकारी बवंडर से 25 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस बवंडर की रफ्तार 274 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अमेरिका में मिसिसिपी के रोलिंग फोर्क शहर को हुए नुकसान को दिखाते हुए तस्वीरें जारी की गई हैं। शुक्रवार की रात को एक बवंडर ने पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया था। मिसिसिपी में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार देर रात मिसिसिपी के इस इलाके में खतरनाक बवंडर आया था। इसी बवंडर के दौरान अल्बामा में एक ट्रेलर घर के कई बार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सैकड़ों लोगों के विस्थापित होने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक बार फिर से बचाव काम शुरू किया है।
मिसिसिपी के गवर्नर ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी टीम को तेजी से आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बाइडेन ने रविवार को मिसिसिपी के लिए आपात घोषणा को मंजूरी दी थी। गवर्नर टेट रिव्स ने सभी वॉलंटियर्स को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया है। मिसिसिपी ने पिछले 36 घंटों में तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर देखा है। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।